तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में मेंशन्ड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि 22nd लॉ कमीशन ने इस पे सजेशन मांगे थे वेरियस स्टेक होल्डर से। अब देख लेते हैं अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बात करता है वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन देयर पर्सनल मैटर्स। अब पर्सनल मैटर्स में क्या क्या आता है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। जहाँ तक बात अडॉप्शन की है तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये चीज़ मेंशन की है कि हमने ऑलमोस्ट इसमें यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्मिटी को अचीव कर लिया है, बट नॉट इन मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। और करंटली जो इंडिया में पर्सनल लॉज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हर रिलीजन में एक स्पेसिफिक लॉ है जिसकी वजह से जुडिशियल पेंडेंसी कोर्ट्स में बहुत रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट लॉज को गवर्न करता है। वहीं पे मुस्लिम पर्सनल लॉज गवर्न करते हैं मुस्लिम लॉज को। और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ जैसे कि क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज़ पे अप्लाई होता है। 2018 में लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ इन 2018। इसमें यह मेंशन किया गया था कि यूसीसी वॉज नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। इसने ये भी रिकमेंड किया कि एग्जिस्टिंग फैमिली लॉ जो हैं हर रिलीजन में दे नीड टू बी अमेंडेड। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि लॉज को कोडिफाई कीजिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को पर्सनल लॉज में टैकल किया जा सके और इंटरप्रिटेशन में कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गोवा एक इकलौता प्लेस है इंडिया में, स्टेट है जिसमें ये कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस में है। उसका नाम है पोर्चुगीज़ सिविल कोड ऑफ 1867। अब देख लेते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि यूसीसी के फेवर में हैं। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में ऑलरेडी मेंशन्ड है वो डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी का मतलब ये नहीं कि उसके प्रति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट जो है इनसेंसिटिव हो जाए। आर्टिकल 37 क्लॉज 2 में ये भी मेंशन किया गया है कि दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, दैट मीन्स यू कैन नॉट टेक द मैटर टू कोर्ट बट येट दे रिमेन फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सेकेंड पॉइंट है इट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म। अगर हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सेक्युलर स्टेट के प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करेगा, जहाँ पे आपके रिलीजियस बिलीफ किसी के सिविल मैटर्स को डिक्टेट नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कॉमन लॉ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री will definitely foster national unity by transcending religious and community divisions that will promote common citizenship and create a more unified legal system. यूनिफाइड लीगल सिस्टम का मतलब ये जो पेंडेंसी कोर्ट्स में रहती है वो यूसीसी के आने से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर जस्टिस। ये तो आप सबको ही पता होगा कि मोस्ट ऑफ दी जो पर्सनल लॉज होते हैं दे आर मोर डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड्स वुमेन। तो यूसीसी के आने से जेंडर इक्वालिटी में बहुत बड़ा नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर जस्टिस का। तो ये तो हम सबको ही पता है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं वुमेन के लिए स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेटरी हैं। तो जेंडर जस्टिस जो है
यूसीसी के आने से जेंडर इक्वालिटी को प्रमोशन तो ज़रूर मिलेगा। और वहीं पे यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने इंडिया को बोला था कि इम्प्लीमेंट करिए यूसीसी, दैट वुड हेल्प इंडिया टू डिमॉन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। यूसीसी के आने से जो कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएंगे। जैसे कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया और सक्सेशन हो गया। बात कर लेते हैं मैरिज की एग्जांपल के रूप में। मैरिज जो है किसी कम्युनिटी में सैक्रोसैंक्ट है तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि किसी इंडिविजुअल को डिवोर्स लेना है तो उसे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ना कि उसके रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से। यही है यूसीसी। इससे होगा क्या कि एक फास्टर और मोर एफिशिएंट रेजोल्यूशन होगा डिस्प्यूट्स का, और जुडिशियल पेंडेंसी जो कोर्ट्स में है वो कहीं ना कहीं कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से इनकॉर्पोरेशन ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स एंड इंश्योर दैट laws align with the evolving social landscape, promoting inclusivity and individual freedoms। मॉडर्न टाइम को देखते हुए हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम एक मॉडर्न प्रिंसिपल्स को इंश्योर कर सकें। अब आर्ग्यूमेंट कुछ अगेंस्ट हैं वो भी देख लेते हैं, फिर हम वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ेंगे। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में डाइवर्सिटी आ जाती है। एक तरफ हम बात करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और वहीं पे डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं ये लॉ इफ़ेक्ट ज़रूर करता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इम्पोजिंग अ यूसीसी वुड अंडरमाइन द कल्चरल एंड रिलीजियस आइडेंटिटीज़ ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड कुड वॉयलेट रिलीजियस फ्रीडम दैट इज़ मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे ये लिखा है कि इम्पोजिंग अ कॉमन सिविल कोड may dilute the unique rights and protections enjoyed by minority groups and erode their cultural autonomy। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंसेंसस। जहाँ पे हर कम्युनिटी के पास इंडिया में एक खुद का ट्रेडिशन है, कस्टम है, रिलीजियस है, जो वो प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। एक यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से इन सब चीज़ों का वॉयलेशन ज़रूर होगा। ये यूसीसी बिना कंसेंट के करना बहुत ही मुश्किल है। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में इसके अगेंस्ट में बहुत केओस हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि कंसेंसस को बिल्ड करना पड़ेगा ताकि सोशल अनरेस्ट ना हो जाए सोसाइटी में। नेक्स्ट है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर सेवरल एक्सपर्ट ने ये आर्ग्यू किया है यूसीसी इंक्रोच करेगा स्टेट के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, देयर बाई इन्फ्रिंजिंग ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये भी आर्ग्यू किया गया है कि स्टेट्स आर बेटर पोजीशन टू एसेस एंड लेजिस्लेट पर्सनल लॉज टू सूट देयर पीपल्स नीड्स गिवन देयर प्रॉक्सिमिटी टू ग्रास रूट रियलिटीज़। अब वे फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो वे फॉरवर्ड में हमने सिंपली यही मेंशन करना है कि कंसेंसस एक बिल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट को, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात होनी चाहिए, लोगों से बात की जानी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए डायरेक्टली। हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा सोसाइटी में ताकि किसी भी रिलीजियस लीडर, कोई भी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको आहत ना पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी इज़ नॉट यूज जस्ट एज अ टूल फॉर पॉलिटिकल गेन एंड दैट इट इज़ अंडरटेकन इन अ नॉन पार्टीशन एंड इंक्लूसिव मैनर। जहाँ पे डाइवर्सिटी है वहाँ पे पॉलिटिक्स इन रिलीजन एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स दोनों की बात आती है। तो गवर्नमेंट को ये ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये जो लॉ है वो डायरेक्टली कोई टूल नहीं है कि अपने पॉलिटिकल गेन को करने का, कि हम इस मेजॉरिटी पार्टी में तो हमारा जो पॉलिटिकल मैंडेट है वो इस तरफ बाइज्ड है या उस तरफ बाइज्ड है। हमें गवर्नमेंट को ये मेंशन नहीं करना चाहिए। और वहीं पे साथ ही साथ में एक अवेयरनेस लानी चाहिए कि कॉमन सिटीजन्स को ये पता होना चाहिए कि यूसीसी और जो यूसीसी है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसको लाने का मकसद क्या है, रैशनल क्या है इसमें।
and this will definitely require a concerted effort by the government, माफ़ कीजिएगा, civil society and the media to sensitize the public on this issue. मीडिया का भी इसमें रोल आता है कि उन्हें जो है पब्लिक को जागरूक करना चाहिए कि ये लॉ असलियत में है क्या, इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसके फेवर में क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इससे उनके राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट है इरेडिकेटिंग डिस्क्रिमिनेशन. ये पॉइंट हमने ऑलरेडी मेंशन किया है. इट इज़ इसेंशियल दैट यूसीसी रिक्वायर्स अ थॉरो रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज to ensure that UCC is in line with the principles of justice, equality and non-discrimination. और नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्टिंग अ पीस मील अप्रोच. अब ये पीस मील अप्रोच क्या है, ये आपने ऑफन जो है एडिटोरियल्स में या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा. इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप एक साथ जो है लॉ को मत लाइए. आप पहले अचीव कीजिए यूनिफॉर्मिटी इन मैरिज, फिर अडॉप्शन में कर लीजिए, फिर इनहेरिटेंस में कर लीजिए, फिर डाइवोर्स में, फिर मेंटेनेंस में. एक साथ अगर आप इसको अप्रोच करना चाहेंगे तो बहुत कियोस हो जाएगा और लोगों को समझने में और लोगों को इस चीज़ को अडेप्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी. जैसे कि अडॉप्शन की बात की तो अडॉप्शन को हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है कुछ हद तक, तो वैसे ही एक पीस मील अप्रोच करिए जिससे कि क्या होगा कि एक पीस मील मैनर में हम इस जो यूसीसी को है उसे अप्रोच किया जाए. सर्टेन इंडियन लॉज ऑलरेडी फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स. फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट एट्सेट्रा. नेक्स्ट, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज. हमें सारे पर्सनल लॉज को एक कोडिफाइड मैटर में रखना चाहिए ताकि जो कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेंगे. इंस्टेड ऑफ एनफोर्सिंग अ रिजिड यूनिफॉर्म इन सिविल कोड विच मे डिटर पीपल फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू लीगल रिकोर्स एज मैरिज एंड डाइवोर्स मैटर्स कैन बी रिजॉल्व थ्रू एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स. तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था जिसमें अब हमें कुछ केसेस को भी देख लेना चाहिए जो आप क्वेश्चंस में सीधा मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल शाह बानो बेगम केस, ठीक है, सरला मुद्गल केस, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस. और यूसीसी के बैकग्राउंड भी जान लेते हैं जो कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में मेंशन है. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में लेक्स लो की रिपोर्ट आई थी. उसने इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉ रिलेटेड टू ऑफेंसेस, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंशन किया था. पर इसने ये भी मेंशन किया था कि पर्सनल लॉज ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज शुड नॉट बी कोडिफाइड. वहीं पे बी एन राव कमेटी जो आई थी उसने रिकमेंड किया था रिकमेंडेड अ कोडिफाइड हिंदू लॉ. स्पेशल मैरिज एक्ट जो कि को प्रावधान देता है कि आप जस्ट गिव अप योर पर्सनल लॉस एंड यू कैन मैरी अंडर दिस स्पेशल मैरिज एक्ट. ये इंटर रिलीजन दोनों के लिए वैलिड है. ऐसा नहीं है कि केवल ये इंटर रिलीजन के लिए ही वैलिड है. दिस हैज़ द प्रोविजन फॉर सिविल मैरिज फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज irrespective of their religion or faith followed by the either party. So this was the whole article about the UCC और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा. और थैंक यू सो मच.